हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ा, उनके संविधान को जाना, उनकी संशोधन की शक्ति को जाना, संघीय संसद को जाना। अब हम संघीय सरकार की कार्य तथा शक्तियों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड पावर्स। संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और अनुच्छेद 174 में ये कहा गया है कि स्विस राजमंडल की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है। इनके कार्यों को हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहली हो जाती है सरकारी नीति का निर्धारण तथा जनता का सरकार से संबंध। हम ये देखते हैं कि संघीय सरकार स्विस राजमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका की सत्ता है और इस क्षेत्र में इनको बहुत सारी शक्तियां हैं, वो बहुत व्यापक रूप से हैं। सबसे पहली शक्ति के रूप में हम देखते हैं सरकारी नीति का निर्धारण। संघीय सरकार सरकारी नीतियों का निर्धारण करती है तथा जनता और सरकार के बीच काफ़ी अच्छा संबंध है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। जनता के पसंदीदा ही लोग जाके सरकार में बैठते हैं तथा कार्य को निपटाते हैं। तो संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करती है। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप में अपनी गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट देती रहती है। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जब निजी सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित ना हो या कोई गोपनीय चीज़ें हों। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राजमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंध, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पूरी तरीके से कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व सिर्फ संघीय सरकार का होता है। संघीय सरकार उन सभी पदों पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकरण को प्रदान नहीं की गई है। उन सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार सिर्फ संघीय सरकार को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन भी करती है। वह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करती है और वह विदेशों से संधियां भी करती है और उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही होता है कि जो भी वो संधि करेगी उस पर कैसे कार्य करना है, ये सब संघीय सरकार का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सारा काम संघीय सरकार का होता है। संघीय सरकार इसके लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है और सीमित समय के लिए अब कुछ अध्यादेश भी जारी कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सेना पर नियंत्रण के लिए हम देखते हैं कि संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। यदि संघीय सरकार की बैठक ना हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग करती है। 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए 4,000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो संघीय संसद की स्वीकृति इनको आवश्यक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सरकार द्वारा कुछ औपचारिक कार्य किए जाते हैं और यह कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का जैसे स्वागत करना, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अब दूसरी शक्तियों के रूप में हम देखते हैं इनकी अगर देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति यहाँ पर समाप्त होती हैं और विधायी शक्तियों की ओर हम उन्मुख होते हैं। विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियों में भी इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। जिस प्रकार संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं परंतु उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं। मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में ये भाग लेते हैं। ये स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक भी प्रस्तुत करते हैं और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। अतः यह देखा जाता है कि 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी इनको अधिकार प्राप्त है।
संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उनके द्वारा ही संघीय संसद इस पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए कि न कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। अतः हम देख सकते हैं काफ़ी कार्यों में विधायिका के अंतर्गत बहुत सारे हस्तक्षेप करती हैं, विधि के निर्माण में सहयोग करती हैं, सलाह मशवरा देती हैं। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रणाली के अंतर्गत कानून को लागू करते हुए नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है। संघीय सरकार इन अध्यादेशों और नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालयों द्वारा भी इसको मान्यता दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होते हैं। संघीय सरकार के इन विधायी कृतियों को दृष्टि में रखते हुए रेपार्ड ने कहा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितांत विपरीत परिषद, कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य को भी ये करती है। इसके बाद इनकी वित्तीय शक्तियाँ आती हैं। वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर के रूप में हम देखते हैं। वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में संघीय सरकार को भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन यही करते हैं। अपनी इस शक्ति के अंतर्गत ये संघीय बजट तैयार करते हैं, संघीय संसद के सामने स्वीकृति प्रदान करते हैं, संघीय सरकार के आय व्यय का हिसाब संघीय संसद को देते हैं, राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करते हैं और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं राजमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। अनुच्छेद 186 में कहा है इन्होंने कि संघीय सरकार राजमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन भी करती है, कैंटनों के साथ सहयोग भी करती है। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त होता है। यह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जाँच भी करती है और संशोधन पर स्वीकृति देती है। यह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक, प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण भी करती है और कैंटनों की विधान सभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य भी होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, जो सब मोस्टली अन्य देशों में कार्यपालिका के पास होती है। जैसे 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई भी संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिया था। संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं करता, लेकिन विगत इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों की को दृष्टि में रखते हुए संभावना ये व्यक्त की गई थी कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही करेगी। कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितांत स्वाभाविक भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सरकार को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लॉवेल ने कहा था कि संघीय परिषद की राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। यह बात भी कही गई कि वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूर्ण रूप से लागू होती है।